हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का हम लोग सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जितने भी यूनिट के टॉपिक हैं उसको कवर करवाया जाएगा। अगर आपको यूनिट्स के नोट्स और एमसीक्यू की ज़रूरत है जो कि आप लोग की ही डिमांड के अनुसार है, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसे सेंड करने का कोशिश करूँगी, लेकिन वो पेड ग्रुप में रहेगा। अगर आपको फ्री में देखना है मटेरियल्स, क्योंकि मैं फ्री में ही शुरू से बोलते आई हूँ कि यूट्यूब में आपको मटेरियल फ्री में दूंगी, तो अगर सिर्फ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप का नंबर दूंगी जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस के क्लास में हम लोगों ने देखा था सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे ग्रामीण समाज में किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। और आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि जैसे बाकी चैनल वाले पेड ग्रुप चला रहे हैं तो पेड ग्रुप के साथ ही जुड़ेंगे। हाँ, पेड ग्रुप से क्या होता है कि जो मटेरियल है वो आप तक और बेहतर ढंग से पहुंचती है, आप लोग को और अच्छे प्रकार से मटेरियल मिलेंगे। और क्लासेस में क्या होता है कि मैं आपको जो बता रही हूँ उसको आपको खुद से सुन कर लिखना पड़ता है। और पेड ग्रुप में जो पीडीएफ रहता है उसको आप लोग देख देख के फिर कभी भी फ्री हो सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अंतर इतना ही रहता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास। तो ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ग्रामीण समाज से। उसमें जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में अवांछित स्थिति उत्पन्न होती है, तो कार्यक्रम के जो विकास होता है उसके परिणाम कौन सी अवांछित स्थिति होती है। विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं। विकृषिकीकरण, कृषकों को समृद्धि या कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो ग्रामीण जो विकास कार्यक्रम होते हैं उसके परिणाम स्वरूप कौन से कारण जो अवांछित होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विकृषिकीकरण। हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति कुछ कृषकों के लिए समृद्धि का कारण है तो कुछ के लिए गरीबी का कारण बनी है। परिणाम स्वरूप विकृषि या डिपिजेंटाइजेशन उत्पन्न हुई है। और नवीन योजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ साथ भूमि का विभाजन भी हुआ है। दशकों की अवधि में एक पीढ़ी से दूसरी तक भूमि छोटे और सीमांत किसानों की निराशा का कारण भी बन गई। डिपिजेंटाइजेशन क्या होता है, अगर आपको जानना है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप वीडियो को जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको अच्छे प्रकार से वो समझ में आ जाएगी। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको कथन दिया जाएगा। पहला ए नंबर कथन दिया गया है कि ग्राम नगर सांतत्य यानी रूरल अर्बन जो कंटिन्यूम की संकल्पना, इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं। आ रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सांतत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिएंगे, जैसे ऐसे रहेगा कि ए तथा आर दोनों सही है, आर से ए के कारण का सही है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको देखना होगा कि कौन सा सही होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि रेडफील्ड 1913 में उन्होंने लोक नगरीय निरंतरीय की अवधारणा को प्रतिपादित किया और कहा कि अत्यंत छोटे गांवों और विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है। ग्राम तथा नगर इस निरंतरता के 2 छोर हैं, किंतु इन दोनों के बीच कई ऐसे गांव और नगर होते हैं जिनमें न्यूनाधिक मात्रा में इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम एक छोटे गांव से महानगर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नगर अधिक नगरीय, अधिक लौकिक, अधिक व्यक्तिवादी के साथ साथ इसमें
अधिक श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। इस प्रकार ग्राम नगर सांतत्य की जो संकल्पना है ये विचारधारा बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम एवं नगर समानांतर व्यवस्था है। यह कथन सत्य है कि तथा कारण भी सत्य है कि ग्राम नगर सांतत्य जो संकल्पना है यह विकसित करने में रॉबर्ट रेडफील्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, जबकि अगर कथन की बात की जाए तो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने ग्राम नगर सांतत्य की अवधारणा को प्रस्तुत की है। तो प्रीवियस हम लोग देखने से हम लोग को पता चल जा रहा है कि लुईस वर्ड, पार्क, रेडफील्ड और हेनरी मैन में इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और ये कि लोक नगरीय सांतत्य की व्यवस्था किनके द्वारा की गई है। तो ग्राम नगरीय सांतत्य और लोक नगरीय सांतत्य ये जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किनके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। उन्होंने मेक्सिको के 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया जिसमें तास्किए, चानकोम, ठीक है, तास्किए जनजातीय गांव हो गया, चानकुन कृषक गांव हो गया, द्विगतात एक कस्बा हो गया, मारिडा एक शहर हो गया का उन्होंने अध्ययन किया था। और अध्ययन के उपरांत चारों को एक क्रम में रखकर उनकी विशेषताओं को देख और पाया है कि जैसे जैसे ग्रामीण समुदाय से नगरीय समुदाय की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समूहों के आधार पर वृद्धि लोगों की बहुलता और विघटनकारी तत्वों को बढ़ाता हुआ प्रभाव स्पष्ट हो जाता है कि इस दशा को वे क्या करें, लोक नगरीय सांतत्य यानी फोक ऑर्बर कंटिन्यूम या ग्राम नगरीय सांतत्य की उन्होंने संज्ञा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है, विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की या धार्मिक अंधविश्वासों की। आप अपने कॉमन सेंस से बताइए तो इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो समग्र विकास हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है तो यह किसमें क्या चीज़ उसमें अहम भूमिका निभाएगी, तो विज्ञान और तकनीकी। जब तक विज्ञान और तकनीकी नहीं है तो विकास कहाँ से संभव हो सकेगा। तो विज्ञान और तकनीकी क्या कर रही है, जहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये विकास और परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। विज्ञान और तकनीकी का उपयोग आज के दौर में ग्रामीण लोग अपने कृषि कार्यों में करते हैं, जैसे मशीनों द्वारा फसलों की कटाई, फसलों के उत्पादन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे हल से जोता था तब ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाए कि ग्राम नगर अवधारणा को प्रतिपादित किया है किनके द्वारा। तो ग्राम नगर ये जो अवधारणा है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, गालपिन महोदय जी के द्वारा। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गालपिन जी के द्वारा। ग्राम नगर की अवधारणा चार्ल्स जे गालपिन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा जनित मिश्रण की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ग्राम नगर कहते हैं। ठीक है, ये आपका पीजीटी 2005 का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है, ग्राम नगर कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी होती है। भारतीय जो ग्रामीण होते हैं उसमें बाधा के बात पूछा जा रही है। तो धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या या अशिक्षा। तो क्या होगा, भूमि तो वहाँ पे रहता ही है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या। ग्रामीण भारत के विकास में धन और शिक्षा एक बाधा है, परंतु प्रमुख बाधा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या है, जिसके कारण लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं तथा केवल उसी में ही उलझे रह जाते हैं। वही जमीन जगह, मार काट, लड़ाई पीट, यही सब चीज़ें होती है। लेकिन शहरों में देखिएगा लोग उतना एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं हैं और उनके बीच आपको झगड़ा देखने को भी नहीं मिलेगा। हमारा देखिए उसी के अंतर्गत आपको ये भी पढ़ना होगा कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज, मतलब ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया। समेकित विकास कार्यक्रम और पंचायती राज भी इसके अंतर्गत ही आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज तो अलग से टॉपिक भी दिया गया है। तो उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया। 1980, 1982, 81, 85, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP बोला जाता है, यह 2 अक्टूबर 1980 से छठी योजना के दौरान प्रारंभ हुई। इस योजना
ये जो योजना है ये गरीब तथा बेरोजगारी के निवारण की दिशा में पहले सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे पहली बार गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की नीति अपनाई गई। यह मूलतः निर्धनता उन्मूलन से संबंधित योजना है, पर इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में पूर्व में चल रही योजना जैसे SFDA, MFAL, ड्रैप, DDP तथा CADP का विलय कर दिया गया। यह योजना 1 अप्रैल 1999 तक चली, फिर इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY के रूप में इसको फिर चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। क्या था उद्देश्य? ये जो समेकित विकास कार्यक्रम चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन वृद्धि के या निर्धनता उन्मूलन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता उन्मूलन के रूप में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। ये कौन इसमें शामिल नहीं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए DP, AP, SFDA, COF, EPOSA। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, CAD। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है, ये इतना बड़ा का तो हम लोग देखे ही नहीं नाम। तो फिर 4th क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके 2 कथन दिए गए हैं, ए तथा दूसरे कारण के बारे में बोला गया है। तो पहला बोला जा रहा है कि IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। आर बोला जा रहा है यह एक साख यानी क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। तो फिर यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेगा, तो उसमें ए तथा आर दोनों सही है, आर ए के सही व्याख्या करता है, इस प्रकार सा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको जब आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा आंसर है। तो जैसे IRDP क्या बोला जा रहा है 1980-81 में इसका प्रारंभ हुआ था, और इसको बोला जा रहा है कि ये एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है उसका हम लोग व्याख्या जब देखेंगे तो वो पता चलेगा। तो ये दोनों ही सही हो जा रहे हैं। इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि डिटेल्स में इसका क्या बोला जा रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि ये कौन सी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि IRDP 1980-81 में ये हुआ था, इसमें व्याख्या नहीं दिया गया है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो उत्तरदायित्व है वो किस पर होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वशासी निकाय या पंचायती समिति? तो समन्वित ग्रामीण विकास का जो होगा वो किस पे होगा? तो राज्य सरकार में होगा। राज्य सरकार का को ये पूर्ण दायित्व दिया जाता है, और प्रत्येक रूप से केंद्र सरकार का कार्य राज्य के मतलब राज्य के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसके अंतर्गत इन कार्यक्रम को चलाया जाता है। जो केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाती हैं वो राज्य सरकार उसको क्या करती हैं, अपने अनुसार उसको फिर फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किनके द्वारा किया गया है? AR देसाई, ऑस्कर लेविस, SC दुबे या यह सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन विल्सन, टेलर, ऑस्कर लेविस, ओपलर, SC दुबे, AR देसाई, मेंडलबॉम आदि सभी ने मिलकर किया था। तो इन सभी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया रह सकता है सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक के अंतर्गत ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? कौन सा स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हो गई थी? 2 अक्टूबर 1995, 26 जनवरी 1996, 15 अगस्त 1997 या 1 अप्रैल 1999? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1999। SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों को मदद करके सामुदायिक एकजुटता, प्रशिक्षण, समता निर्माण, आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करने का
काम करता है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति, कौशल, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब जो ग्रामीण गरीब होते हैं उनके ऊपर यह निर्भर रहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? 1958, 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। 55 या 53 में आपको पूछा जा रहा है। तो 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1952 को ये जो सामुदायिक विकास योजना है ये प्रारंभ की गई थी, जिसका कि उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व तथा स्व अभिशासन की संस्थाओं का विकास करना, ग्रामीण जनता के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना। ये इसका क्या था? मेनली उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, कैसी होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय? बताइए। हम लोग छोटे से पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कैसी होती है? त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा संविधान का जब 73वां संशोधन किया गया 1992 में, इसको भी याद रखिएगा, तो पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। भारत में जहां मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वहीं ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष को निर्धारित की गई। लोकसभा तथा विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष रखी गई। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 84 ख में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन एवं उसे प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगा। पंचायती राज का जो संस्थाओं का जो कार्य है वो 5 वर्षों के लिए होगा, जो उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ मानी जाती है। इसे पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कीजिए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष या 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो सदस्यता है वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जैसे ही नाम आ जाएगा, यह नाम कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति जी का। ठीक है, अशोक मेहता ने तो 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी और बलवंत राय मेहता ने कितनी स्तरीय बात की थी? तो उन्होंने 3 स्तरीय बात की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी? तो 3 स्तरीय किनका नाम हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति जी का नाम हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का, इसको याद रखिएगा। ये पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है और अशोक मेहता का जब भी नाम आएगा तो ये 2 स्तरीय आ जाएंगे, बलवंत राय मेहता जब भी आएगा तो ये 3 स्तरीय आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 92 है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के रूप में इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? जो स्वतंत्र भारत है उसमें कितने स्तरों की पाई जाती है? तो 3 स्तरीय की पाई जाती है। ठीक है,
कितने स्तरों की पाई जाएगी? 3 स्तरों की पाई जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रीय विस्तार में आरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े के रूप में। ठीक है, इसको ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति और जिला परिषद, इस प्रकार से अब इसको याद रखिएगा और ऐसे ही टिक लगा के इसको रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? 3 स्तरीय तो बलवंत राय मेहता देते हैं और द्विस्तरीय कौन दिए थे? तो अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है, मतलब कितने साल तक का? तो ये 5 साल तक का होता है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।